नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, आपका जो सिलेबस इस बार बोर्ड ने जारी किया है उसी अनुसार हमने इस पेपर को तैयार किया है, बड़ी ही मेहनत के साथ में तैयार किया है और बिल्कुल इस पेपर में से आपके एग्जाम में 90 से लेकर 95% प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। यानी ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला है। बाकी वाले हमारे वीडियो आप पूरा देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं तो चलेगा, लेकिन विद्यार्थियों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया विद्यार्थियों, उनको सामाजिक विज्ञान में और कक्षा 8 में टॉप होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस पेपर को तैयार किया है। पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है और जिस पार्ट में से जितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और जिस पार्ट में से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेके आया हूं और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने स्कूल का नाम और अपना नाम है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विद्यार्थियों, वीडियो लंबा नहीं होगा, केवल 20 मिनट का होगा, लेकिन 20 मिनट में है ना आपके लिए ये पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा और सामाजिक में आप टॉप करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आपका खंड अ आता है और खंड अ के अंतर्गत आपके अवसाद वाले प्रश्न आते हैं और इस बार आपके अवसाद वाले प्रश्न हैं वो सामाजिक में 6 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प का चयन करें। इसमें पहला देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन अ लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ब वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन स लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर द है इरविन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का अंतिम वायसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? खनिज, जल, मृदा। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी खनिज, जल और मृदा ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति में अपने आप विद्यमान होते हैं, यानी उनको कोई नहीं बनाता है, वो अपने आप प्रकृति में बनते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको अपन शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा भारत में रोलेक्ट एक्ट है वो 1919 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। ये सारे के सारे प्रश्न विद्यार्थियों आपके जो जो पार्ट में इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उन्हीं को मैं लेके आया हूं। तो बिल्कुल किसी भी प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, अंत में और महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले देखिए अगला प्रश्न है वो आपके खंड ब के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इनको आपको क्या करना है? मिलान करना है। सबसे पहले देखिए ईवीएम। विद्यार्थियों, ईवीएम क्या होता है? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का संबंध है वो ब से हो जाएगा। उसी तरह से बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 1929 में लागू हुआ था, तो दूसरे का अ हो जाएगा। बंगाल का विभाजन है वो 1905 में और द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 में हुआ था। इस तरह से आपको मिलान करना है। विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको मैं पढ़ने के लिए देने वाला हूं। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के अंत में या फिर बीच में बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, तो खाली जगह में आ जाएगा मैसूर। अगला देखिए, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, मैंने उत्तर साथ में दे रखा है संसाधन। अगला देखिए, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था, तो यहाँ पे शिवाजी आ जाएगा खाली जगह में, ठीक है ना। अगला देखिए, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सभापति कहते हैं। अगला जो आपका खंड रहेगा वो रहेगा खंड स। इसके अंतर्गत आपके 3-3 नंबर के या फिर 1.5 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर का रहेगा, और उसमें भी मैंने 2-2 प्रश्न दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ये प्रश्न है आपके 1.5 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न देखिए, 8वें का पहला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, सर्वाधिक साक्षरता है राजस्थान में कोटा जिले में है, और न्यूनतम साक्षरता है वो जालोर जिले की है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से आपके 1.5 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए अगला इसी का 8वें का दूसरा, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, धर्म को राज्य से अलग रखना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव ना हो, आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, और किसी के साथ में जोर जबरदस्ती ना हो। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं, आप पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा निर्वाचक सहभागिता को स्वीप कहा जाता है। यानी वोटिंग को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? स्वीप कार्यक्रम है। 9वें का दूसरा देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या सही है? तो विद्यार्थी, उसका सही आंसर होगा, वह न्यायपालिका जिसके कार्यों में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। यानी ऐसी न्यायपालिका, उनके कार्यों में न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका या फिर न ही सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त होती हैं। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए 10 और 10वें का पहला देखिए, झूम खेती किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इस पार्ट में से आपके 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है और मैंने बिल्कुल 2 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे शामिल किया है। मुझे पूर्ण आशा है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। झूम खेती किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है और इसमें वनों को काटकर या फिर उसे जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं और वहाँ पे खेती की जाती है। 3-4 साल तक या फिर 5 साल तक वहाँ पे खेती करते हैं और जैसे ही वहाँ पे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त होती है तो किसान है उस खेत को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, इसीलिए इसे झूम खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसी में दूसरा है कि सिपाहियों को नए कारतूस के ऊपर क्यों ऐतराज था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, सिपाहियों को नए कारतूसों के प्रयोग पर ऐतराज था क्योंकि जो एनाफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूस हैं उसको राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों का मुंह बंद करने के लिए उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक लगी क्योंकि इस कार्य के लिए उनका धर्म नष्ट होना माना जाता था। इसीलिए सैनिकों ने नए कारतूसों के प्रयोग करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, कक्षा 8 के सभी विषय की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना विद्यार्थियों? उदय स्टडी। जैसे उदय स्टडी आप सर्च करेंगे वहाँ पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी सबसे ऊपर, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पे क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए पूरा, फिर उसके बाद में वहां जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का यानी वोट देने का जो अधिकार है उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या फिर समुदाय से संबंधित हो, सभी को मत देने का अधिकार है, उसे ही कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वर्तमान समय में पेट्रोलियम और इससे निर्मित उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेहक आदि मूल्यवान होने के साथ साथ इनकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। ये विद्यार्थियों प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, प्राथमिक क्रियाएं एवं तृतीय क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं और तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में उन मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जैसे कि कृषि करना, मछली पालन करना और खनन करना। ये सारी की सारी क्या है, प्राथमिक क्रिया है, ठीक है ना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, मछली पालन एक प्राथमिक क्रिया है और खनन करना भी एक प्राथमिक क्रिया है। अगला है तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जिसके द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि यातायात हो गया, व्यापार हो गया और बीमा और बैंकिंग। ये सारे के सारे तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों इसी में मैंने अथवा में 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे थे इसी पार्ट में से, तो मैंने दोनों प्रश्नों को शामिल कर लिया है। वैसे आपके पेपर में ऐसे 2 नहीं आएंगे, लेकिन इन दोनों को याद करके जाना है तो पक्का दोनों में से एक आएगा। रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसके एकल व्यापारिक फसलें जैसे कि काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती हैं और इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ में परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या फिर पास के कारखानों में किया जाता है, इसीलिए इसे रोपण कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो कृषि वाला पार्ट है ना, उसी में से लिया गया है और ये प्रश्न पक्का आएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। विद्यार्थियों जब आप एग्जाम देके आएंगे तो बिल्कुल आप लास्ट में बताना कि आपके कितने प्रश्न आए इस पेपर में से। मैं श्योर हूं कि आपके 90 से लेकर 95% प्रश्न इसी पेपर में से आएंगे, पक्का 100%। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों कृषि आधारित उद्योग, इस श्रेणी के उद्योगों में कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादनों के रूप में किया जाता है, जबकि खनिज आधारित उद्योग में इनमें कच्चा माल है वो खनिज एस्को के माध्यम से उपयोग में लिया जाता है। दूसरा अंतर इसमें देखिए, ये अन्य उद्योगों का पोषण नहीं करते हैं, कौन, कृषि आधारित, जबकि खनिज आधारित उद्योग हैं ये अन्य उद्योगों का पोषण भी करते हैं। इसी में देखिए कृषि आधारित उद्योग में देखिए सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, डेयरी उत्पाद उद्योग आदि आते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात, तांबा शोधन आदि उद्योग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना, जिसमें मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। विद्यार्थी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न पक्का आएगा, दोनों ही आएंगे। पाश्चात्यवादी शिक्षा के विरोधी 2 अंग्रेजों के नाम लिखिए। पाश्चात्यवादी का मतलब होता है अपने यहाँ की जो संस्कृति शिक्षा थी ना, उसको पाश्चात्यवादी शिक्षा कहा जाता है। तो उनके विरोधी 2 अंग्रेज कौन थे, एक तो थे लॉर्ड मैकालो, ठीक है ना, और दूसरे थे जेम्स मिल। विद्यार्थियों दोनों ही व्यक्तियों के नाम याद रख लेना। पाश्चात्यवादी का मतलब होता है अपने यहाँ की देसी शिक्षा जो कि संस्कृत प्राकृत भाषा में थी, तो इनके जो विरोधी थे ना वो थे लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल। अगला प्रश्न देखिए, इसी में दूसरा है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगी भामाशाह सृजन योजना और दूसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसमें ब्यावर जो सैनिक छावनी है इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, आसियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 3 वाक्य लिखिए। विद्यार्थियों ये प्रश्न पक्का आएगा आपके एग्जाम में, हाशियाकरण से संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा। तो आपका चौथा और 5वां पार्ट है या फिर 5वां और 6वां पार्ट है, उन दोनों पार्टों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। हाशियाकरण, तो इसका सही उत्तर होगा किसी व्यक्ति या फिर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या फिर
अलग हो जाना ही हास्याकरण कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो किसी समुदाय में रहता है, उसकी जो मुख्य धारा है जहाँ पे दूसरों को जो सारी फैसिलिटी मिलती है लेकिन उसको नहीं मिलती है, उनको अलग कर दिया जाता है या फिर वो अलग हो जाता है, तो उसे हास्याकरण कहा जाता है। इसके परिणाम से कुछ समुदाय या फिर कुछ समुदाय के कुछ समूह है वो निम्न सामाजिक स्तर का जीवन जीते हैं, इन्हें वो उनकी स्थिति बहुत निम्न हो जाती है और वे शैक्षिक व अन्य संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं। इसी में अथवा में आपके लिए प्रश्न मिल जाएगा, आदिवासी ये लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण लिखिए। विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर है, आप आराम से रोक के भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है। विद्यार्थियों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के मानचित्र से संबंधित। तो मैं जिन जिन जिलों के नाम बता रहा हूं उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बीकानेर जिला, विद्यार्थी बीकानेर है वो ये है, ठीक है ना, ये क्या है, बीकानेर है। फिर उसके बाद में जोधपुर, तो जोधपुर विद्यार्थियों ये जिला आपका जोधपुर है, ठीक है ना, ये वाला। फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा है वो ये है, ये आपका भीलवाड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जयपुर, तो जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी है, तो ये जिला अपना जयपुर है, ठीक है ना, ये वाला जिला है अपना जयपुर है। अब इसमें एक कोटा भी पूछ सकते हैं, तो कोटा है ये विद्यार्थियों, ठीक है ना, कोटा ये है। और एक उदयपुर पूछ सकते हैं, तो उदयपुर ये है, बाड़मेर ये है, और गंगानगर का पूछे तो गंगानगर ये हैं। तो विद्यार्थियों ये राजस्थान के मैप से संबंधित प्रश्न हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 जो कि खंड द के अंतर्गत रहेगा। यहाँ से 3 प्रश्न हैं वो आपके 6 से नंबर के आएंगे, ठीक है ना, 21, 22 और 23। तो यहाँ पे देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जनकशैल, जलवायु, उच्चाव, कार्बनिक पदार्थ और समय हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। अथवा में जो प्रश्न है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके एग्जाम में आएगा। मृदा के निम्नीकरण के प्रमुख कारण और इसे रोकने अथवा इसे सुरक्षित करने के जो उपाय है उनको विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। तो मृदा निम्नीकरण के कारण क्या है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ से पूरा का पूरा। और इस पेपर को आप डाउनलोड करेंगे ना तब ये आपके आराम से काम आ जाएंगे। आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो विद्यार्थियों विश्व के जनसंख्या के असमान वितरण के कई सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 कारण दिए हैं। एक तो भौगोलिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, और तीसरा है सांस्कृतिक कारण, और चौथा है आर्थिक कारण है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में अथवा में मिल जाएगा जनसंख्या पिरामिड क्या है और किसी देश की जनसंख्या को समझने में ये किस प्रकार मदद करता है। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और अंतिम प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल है वो किस तरह से बिताए थे। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अंतिम समय यातनाओं के साथ में बीता। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे करने के बाद में मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई थी। और अक्टूबर 1857 में इन्हें इस सजा के लिए रंगून जेल में भेज दिया गया। और इसी रंगून जेल में नवंबर 1862 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। आज भी हम रंगून जेल में इस स्वतंत्रता सेनानी की मजार देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है इसी में कि द्वीपों से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। और शुरुआत में भी मैंने कहा था कि 90% यहाँ पे प्रश्न आने वाले हैं। आपका पेपर हो फिर उसके बाद में आप मुझे बता देना कितने प्रश्न आए हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि आपके एग्जाम में इस पेपर में से हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विद्यार्थियों इस पेपर को डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, या फिर आपके फ़ोन में गूगल होगा तो गूगल में जाने के बाद में आपको नाम लिखना है उदय स्टडी। क्या लिखना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी, ठीक है ना, उदय स्टडी लिखना है, ठीक है। जैसे उदय स्टडी लिखेंगे या फिर udaystudy.com तो हमारी पहली वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लास 10th 6 to 10th वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ से कक्षा 8 के पेपर आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा मेरे बैक में भी देखिए वॉइस आ रही है क्योंकि आज होली का दिन है, तो इस समय पे सब ये त्यौहार मना रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।